हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रत्यक्षदर्शी स्मृति की परिशुद्धता में सुधार, अर्थात जो चश्मदीद स्मृति होती है उसको किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी सत्यता में कैसे और गुणवत्ता डाली जा सकती है। आप और हम अब ये समझ चुके हैं कि जो प्रत्यक्षदर्शी स्मृति है उसकी सटीकता, उसकी एक्यूरेसी डाउटफुल है। कंप्लीटली नहीं, काफी सारा उसके अंदर डाउट रहता है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ है कि ये एक बहुत ही लंबे समय तक चिंता का विषय रहा है, मनशास्त्रियों के लिए भी और न्यायशास्त्रियों के लिए भी। चिंता का विषय इसलिए रहा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जाने अनजाने में, जिन्हें अनायास ही कारागार झेलना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं। गलती कहां हुई? जो चश्मदीद गवाह ने भी जानबूझकर गलती नहीं की, तो फिर जिम्मेदार कौन? वो स्मृति का जो हमारा डायनेमिज्म है, गतिशीलता है, वो उसका एक मुख्य कारण है। इसलिए काफी चिंता का विषय है ये। अब जब ये चिंता का विषय है तो इसका इलाज भी होना चाहिए, इस पर रिसर्च भी होनी चाहिए और इसको एड्रेस भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा हुआ है और ऐसे प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं, कुछ अध्ययन के माध्यम से, कुछ अनुभव के माध्यम से, कुछ एकेडमिक इनपुट के माध्यम से। ऐसे मेथड्स, ऐसी विधियां, ऐसी टेक्निक्स तैयार की गई है जिनका अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो प्रत्यक्षदर्शी स्मृति की एक्यूरेसी को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। उनमें से कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली है प्रश्न करने की तकनीक में परिवर्तन। अब प्रश्न कौन करता है? एक वकील करते हैं, एक जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, और कई बार जजेस भी प्रश्न करते हैं। तो जो जो व्यक्ति प्रश्न करने में संलग्न होते हैं उन सभी को उस तकनीक में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। यानी कि चश्मदीद से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सजेस्टिव नहीं हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं विचारोत्तेजक, यानी कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के विचारों को जन्म देने वाले प्रश्न ना हो, जिसको सजेस्टिव प्रश्न बोलते हैं। ऐसे नहीं होने चाहिए। उसके बाद प्रश्न पूछने वाले का जो इरादा है, जो इंटेंशन है, वो जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कारक है। वो इंटेंशन भी जवाब देने वाले को प्रभावित करती है। आपकी इंटेंशन, हमारी इंटेंशन क्या है प्रश्न पूछने की, इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है जो व्यक्ति जवाब दे रहा है उसके जवाब पर। दूसरी टेक्निक है प्रश्न पूछने और किसी घटना के घटित होने के बीच का जो अंतराल है वो मिनिमम होना चाहिए जहां तक संभव हो, क्योंकि कई सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें जो चश्मदीद है वो इस स्थिति में नहीं होता है कि तुरंत वो अपना बयान दर्ज करवा दे। कई बार वो इंजर्ड होता है, कई बार मेंटल ट्रॉमा से ग्रसित हो सकता है, कई बार और भी किसी प्रकार की उसको समस्याएं ग्रसित कर लेती है। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका बयान दर्ज किया जाना चाहिए। और बयान दर्ज करते वक्त, उससे गवाही लेते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो एक इंसान है, उसको किसी प्रकार का कोई भी दबाव ना हो, और तभी संभव है हम आई विटनेस से ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। अपराध स्थल या अपराध प्रासंगिक संदर्भ उपलब्ध करवा के, इसके तहत जहां पर क्राइम हुआ है, क्राइम सीन विजिट किया है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने, हो सके तो मनशास्त्री को भी क्राइम सीन को एक बार देखना चाहिए, एडवोकेट्स को भी एक बार जरूर देखना चाहिए। अब जब चश्मदीद से
सूचना लेने की बारी आती है, तो उस क्राइम सीन के संदर्भ में उससे रिलेटेड कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी घटना जो जिनून हो, याद रखें, उस व्यक्ति को उपलब्ध कराएं कि उसके सहारे व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि क्या आपने अमूल की आइसक्रीम खाई है? अब ये प्रश्न जैसे ही आपने सुना तो आपके मन में विचारों का एक सैलाब सा आया होगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने अमूल की आइसक्रीम कब खाई थी। सपोज कीजिए आपको याद नहीं आता है, लेकिन कुछ दिन बाद आप एक दोस्त से मिलते हैं और उसको देखते ही आप कहते हैं, अरे यार कमाल कर दिया आपने। आपने और हमने मिलकर के राजगुरु मार्केट में, हिसार में अमूल की आइसक्रीम खाई थी ना। अब देखिए, यहां पर जो दोस्त है वो एक कंटेक्स्ट, एक संदर्भ, एक रेफरेंस का काम करता है। तो इसी प्रकार से चश्मदीद को भी क्राइम सीन से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड या क्रिमिनल से रिलेटेड कोई ना कोई अगर कंटेक्स्ट उपलब्ध कराया जाए, सूचना उपलब्ध कराई जाए, तो ये संभावना अधिक हो जाती है कि जो सूचना निकल कर आएगी वो ऑथेंटिक हो सकती है। चौथा जो मेथड है, किसी घटना के तुरंत बाद स्मृति परीक्षण। कोई भी व्यक्ति जब किसी घटना का चश्मदीद बनता है तो उसके तुरंत बाद अगर वो मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम है तो उसका एक मेमोरी टेस्ट लिया जाना चाहिए, क्योंकि घटना के तुरंत बाद स्मृति का परीक्षण प्रत्यक्षदर्शी स्मृति पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, जिसके कारण से क्या होगा, उस घटना से संबंधित जितनी इंफॉर्मेशन है उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्पष्ट रूप से अंकित हो जाती है, जिसे रिकॉल करना एक्यूरेसी के साथ संभव होता है। साथ ही गवाह द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी, ये एक कॉन्टेक्सुअल टाइप ही इंफॉर्मेशन है। कॉन्टेक्सुअल क्यों है? कॉन्टेक्सुअल आप समझ रहे हैं ना, इसका अर्थ ये है कि घटना से संबंधित जानकारी, कि हो सकता है जब कोई घटना घटी हो उस समय उसके चश्मदीद एक से ज्यादा हो। अगर चश्मदीद दो है तो एक चश्मदीद ने जो सूचना दी है दूसरे को वो सूचना उपलब्ध कराई जाए। क्या होता है, तो उस सूचना को देखकर उसके साथ जो एंकर की गई सूचना उसके मस्तिष्क में है कुछ और भी याद आ जाता है। ये भी कॉन्टेक्सुअल का काम करता है। ऐसा करने से भी आई विटनेस मेमोरी की एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है। और अगर मेरी इस वीडियो को कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का अधिकारी देख रहा है, कोई और देख रहा है, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगली टेक्निक है मुक्त रिपोर्टिंग, फ्री रिपोर्टिंग इसको बोलते हैं, फ्री रिकॉल भी हम कह सकते हैं, मुक्त प्रत्यावहन भी हम इसको कह सकते हैं, कि चश्मदीद को एक कंडीसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए और उसको पूरी आजादी दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए कि उसके मस्तिष्क में जो विचार क्राइम से रिलेटेड आ रहे हैं उसको आप फ्रीली व्यक्त करें। ताकि क्या होगा, हो सकता है उन विचारों में कुछ इमेजिनेटिव आइडियाज भी उपलब्ध हो जाए जो कि घटना से कोई मेल न खाते, कोई बात नहीं, क्योंकि जितना व्यक्ति मुक्त रिपोर्टिंग करेगा संभावना उतनी अधिक है कि वो उतनी ही एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन को रिकॉल करेगा। ज्यादातर होता है इसके उल्टा है। बने बनाए प्रश्न पूछे जाते हैं चश्मदीद गवाह से। सामने बैठा प्रश्न पूछने वाला यूनिफॉर्म में होता है, चौड़े कंधे होते हैं, टोपी उसने लगाई है, यहाँ पर स्टार लगे हुए हैं, यहाँ पर उसका नेम प्लेट, यहाँ पर मेडल्स लगे हुए हैं, बड़ा चेहरे पर एक तेज उसके दिखाई देता है, तो आधा तो चश्मदीद मानसिक रूप से वहीं डाउन हो जाता है। ये प्रभाव डालते हैं, ये हमें मानना होगा। तो इससे बचने का तरीका है
वो ये टेक्निक्स है। चश्मदीद को पूर्ण आजादी दी जानी चाहिए ताकि वो मुक्त रूप से अपने आप को व्यक्त कर सके और ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं उपलब्ध करवा सके। अगली टेक्निक है कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर भरोसा। किसका? चश्मदीद का। जो विटनेस है उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस, न्यायपालिका, इन सब पर भरोसा होना चाहिए। क्यों जरूरी है भरोसा? इसलिए जरूरी है कि आज पुलिस उस चश्मदीद से सूचना लेकर के अगर किसी क्रिमिनल को सजा दिलवाने में सक्षम हो जाती है तो उस व्यक्ति को यह भरोसा हो मेरी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। ऐसा ना हो कि जो क्रिमिनल के दूसरे गैंग के लोग हैं वो सीधा उस पर अटैक कर दे या उसको चोट पहुंचा दे या नुकसान पहुंचा दे। और ऐसा बहुत बार होता देखा गया है। भारतीय न्याय व्यवस्था में तो कोर्ट में ही विटनेसेस को कई बार नुकसान पहुंचाया गया है, गोली तक मार दी गई है। कोर्ट के बाहर भी ऐसी घटनाएं बहुत घटी है। तो जब तक चश्मदीद को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर भरोसा नहीं होता है तब तक वो कुछ कहने से डरता है। और बहुत बार हमने ऑब्जर्व किया है कि एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पर कोई घटना घट जाती है तो व्यक्ति पास से गुजर जाते हैं इस बात से नहीं कि उनके अंदर मानवता नहीं है, उनको इस बात से डर है कि पुलिस थाने के हजारों चक्कर लगेंगे, न्यायालय के हजारों चक्कर लगेंगे, क्योंकि न्यायालय में तो एक ही चीज मिलती है, न्याय नहीं मिलता, डेट मिलती है, अगली तारीख मिलती है। तो उस तारीख पर तारीख को चक्कर काटते रहेंगे, इसलिए लोग कन्नी काट कर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है हृदय से मानव नहीं है, मनुष्यता हमारे अंदर खो गई है। ये सारी की सारी बेमानी बातें हैं। मैं बहुत बार सुनता हूं कि लोग कहते हैं कि लोग एक इंजर्ड पड़ा हुआ रोड पर, उसको उठाने वाला कोई नहीं, इतने लोग वहां से निकल गए, क्योंकि उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर, कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, सरकार पर, प्रशासन पर भरोसा नहीं है। अगर ये सरकार, प्रशासन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भरोसा दे कि जो चश्मदीद है उसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, तो आप देखना कैसे लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये मेथड, ये विधि अभी बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही सार्थक आते हैं अगर वो भरोसा कायम हो तो। ये समस्या केवल किसी एक राष्ट्र की नहीं है, किसी एक देश की नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। पूरी दुनिया के कोर्ट, न्यायालय, मनशास्त्री इस समस्या से जूझ रहे हैं और अमेरिका भी अछूता नहीं है। तो अमेरिका के राष्ट्रीय न्याय संस्थान ने आई विटनेस से किस प्रकार से सटीक जानकारी ली जाए उससे संबंधित कुछ गाइडलाइंस उन्होंने जारी की और ये गाइडलाइन बहुत अच्छी है, इसलिए इसकी चर्चा करना यह लाजमी है। उन गाइडलाइंस की समरी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करके, ये जो सौहार्दपूर्ण शब्द है ये काउंसलिंग में आता है। याद रखें कि जिस प्रकार काउंसलिंग में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी दूसरे के साथ शेयर करता है, वो तभी शेयर करता है जब जिसके साथ उसको शेयर करनी हो उसके साथ उसके संबंध सौहार्दपूर्ण हो, उस पर भरोसा कर सके कि मेरे द्वारा दी गई सूचना सामने वाला व्यक्ति टॉप सीक्रेट रखेगा। चश्मदीद के साथ एक रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए इससे पहले कि उससे कुछ सूचना ली जाए। दूसरी बात, आत्मनिष्ठ प्रश्न पूछकर, अर्थात ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ करके, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव में तो हाँ या ना में जवाब देना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं उनका एक उदाहरण है, ज्यादातर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऐसे पूछती है, क्या तुमने इस व्यक्ति को फोटो दिखा करके क्राइम करते देखा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कितने लोग थे वहां पर? इस टाइप के प्रश्न और इस अंदाज में आप प्रश्न पूछोगे तो सामने वाला आधा तो ऐसे ढीला हो जाएगा, क्योंकि वो ताम झाम देख करके इसकी मैंने अभी चर्चा की। तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाने चाहिए जो सब्जेक्टिव हो, जिसके जवाब में व्यक्ति अपने आप को
एक्सप्रेस कर सके, उसको पूर्ण स्वतंत्रता हो जवाब देने की, और सुनने वाला पूर्ण रूप से पेशेंस से सुने। ऐसा नहीं कि बस करो, बस बस बहुत हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। कि सुनने वाले को भी जेन्युइन लिसनर होना चाहिए और उसका पेशेंस होना चाहिए, तभी जाकर के हम प्रत्यक्षदर्शी स्मृति की सटीकता को बढ़ा सकते हैं। अगली बात वो कहते हैं कि लाइनअप में फिलर्स को आमतौर पर अपराधी के गवाह के विवरण में फिट होना चाहिए। ये क्या बात है? पहले तो मैं एक शब्द बता दूं, लाइनअप, लाइनअप होती है ना आइडेंटिफिकेशन परेड, कि चश्मदीद को पर्दे के पीछे रह जाता है, एक ऐसे मिरर के सामने रखा जाता है, उसके तो सब दिखाई दे लेकिन वो किसी को दिखाई ना दे, उसके सामने जो क्रिमिनल जैसे दिखने वाले लोगों को प्रस्तुत किया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो आपके विवरण से मेल खाता है, यानी कि कौन सा क्रिमिनल है जिसने वो क्राइम किया है। ये होगी लाइन। अब सारे तो क्रिमिनल नहीं हो सकते हैं, तो होता क्या है कि उसमें कुछ ऐसे फिलर्स है, फिलर्स का मतलब है जो गैप को फिलअप करते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जो विवरण है, शारीरिक विवरण, वो गवाह के विवरण से भिन्न होता है। कहने का अर्थ है जो गवाह, चश्मदीद गवाह क्रिमिनल का हुलिया बताता है कि वैसा दिखता था वैसा दिखता था, तो उस लाइनअप में ऐसे व्यक्तियों को बीच में ऐड किया जाता है जिनका हुलिया क्रिमिनल के हुलिये से मेल नहीं खाता है। तो क्रिमिनल का हुलिया चश्मदीद गवाह बताता है। अगर उन फिलर्स का हुलिया क्रिमिनल से मेल खाता है तो चश्मदीद को पहचानने में ये था ये था ये था बड़ी परेशानी होने लगती है। तो इसीलिए ये कहा गया कि जो फिलर्स हैं उनका शारीरिक हुलिया चश्मदीद के बताए गए हुलिये से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। इससे पहचान की संभावना बढ़ जाती है। तो फिलर्स को बड़ी सावधानी से चुनना चाहिए, और इसको चुनती है कौन? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। अगली विधि, ये विधि भी आइडेंटिफिकेशन से ही रिलेटेड है कि कई बार ऐसी घटना घटती है कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। तो उस स्थिति में ज्यादातर पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करती क्या है कि जितने भी प्रोबेबल क्रिमिनल्स हो सकते हैं उन सभी को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। इससे चश्मदीद को बड़ी कठिनाई होती है, उसको लगता है कि ये भी था और ये भी था, अब किसको हाँ करूं किसको ना करूं। इसकी बजाय करना क्या चाहिए कि जितने भी संदिग्ध हैं, मान लिया जाए 4 संदिग्ध हैं, तो चारों को अलग अलग लाइन में चश्मदीद के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चारों को एक लाइन में नहीं प्रस्तुत करना, ज्यादातर होता ऐसे ही है, जिसके कारण से रोंग आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और फिर बदनाम होता है चश्मदीद। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अगली बात, कई बार और बहुत बार फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किए जाते हैं चश्मदीद के सामने कि आप बताएं कि इन फोटोग्राफ्स में से कौन सा फोटोग्राफ है जो आपके विवरण से मेल खाता है, आपको लगता है कि कौन सा व्यक्ति इनमें से होगा जिसने क्राइम किया है। लेकिन फोटोग्राफ दिखाने से पहले या लाइनअप में आइडेंटिफिकेशन से पहले चश्मदीद को किसी भी प्रकार का बायस्ड निर्देश नहीं देना चाहिए। बायस्ड निर्देश क्या है कि उसको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, अगर तूने किसी को पहचाना तो तेरी खैर नहीं, तेरे परिवार को उड़ा देंगे। या उसको बोला जाता है कि जो मैं कहूंगा, इशारा करूंगा, उसी को पहचानना है। इस टाइप के बायस्ड सजेशन नहीं देने भाई। उसको ऐसे तुम सजेशन दोगे तो ऐसे कांप जाएगा डर के मारे बेचारा। एक तो अपने एफर्ट लगा रहा है, वो एजेंसीज की मदद कर रहा है, और ऊपर से उसको ऐसे निर्देश मिल रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक तो डर के मारे कांप जाएगा और जो सच्चाई बात होगी वो कहीं और चली जाएगी और
कुछ का कुछ निकल जाएगा और फिर बदनाम होती है मेमोरी, स्मृति। आगे जब आइडेंटिफिकेशन चाहे वो फोटोग्राफ से हो चाहे वो फिजिकली हो, जब वो पूरा हो जाए, वो प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, उसके बाद चश्मदीद गवाह को किसी प्रकार की फीडबैक ना दे कि तूने बहुत अच्छा किया, बहुत खराब किया, उसको चुनना था, हमें तो वो लग रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, मतलब किसी प्रकार की उसको फीडबैक ना दे। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उस व्यक्ति का आत्मविश्वास डोल जाएगा, कॉन्फिडेंस डोल जाएगा, क्योंकि आज उसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने उस व्यक्ति को पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब जब ये बात कोर्ट में जाएगी सबूत के तौर पर, तो उस समय जज भी उस व्यक्ति से, वकील भी उस चश्मदीद गवाह से ये पूछेंगे कि आपने जो पहचान की है उसमें आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर उसको नेगेटिव फीडबैक दी गई है पहचानने के बाद, तो उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, वो कहेगा जी लगता तो नहीं है। तो ये क्या होगा कि वो उसका कॉन्फिडेंस कम होता दिखाई देता है और फिर वो बात फैसले को प्रभावित कर सकती है। अब यूइल एंड कटसेल 1986 में उन्होंने अध्ययन किया, रिसर्च की और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। उनकी रिसर्च इस बात पर आधारित थी कि लॉफ्टस एंड ऑल, हालांकि उन्होंने अपने रिसर्च में लॉफ्टस का नाम नहीं लिया, मैं ले रहा हूं कि जो पहले रिसर्च की गई है उसमें जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जो प्रयोग किए गए थे, वो आर्टिफिशियल एक्टिविटीज थी। ओरिजिनल क्राइम सीन पर नहीं घटना घटी थी, ना ही किसी ओरिजिनल क्राइम सीन का अध्ययन किया गया था, वो लेबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट थे। तो ये कहते हैं दोनों कि ऐसी स्थिति में जो चश्मदीद है उसके मस्तिष्क में एक बात जरूर आती है कि जो हम बताएंगे क्या उसका कोई फायदा है। बात तो वजनदार लगती है। इसी बात को लेकर उन्होंने स्टडी की और इन्होंने स्टडी करने के बाद कुछ सुझाव दिए, जो दो मुख्य रूप से मैं शेयर करूंगा आपके साथ। पहला यह है कि वास्तविक अपराध दृश्य प्रत्यक्षदर्शी पर उच्च संवेगात्मक प्रभाव पैदा करता है। इन्होंने आई विटनेस मेमोरी को संवेगों से जोड़ने की कोशिश की है, इमोशन से, और ये बात लाजमी भी है, सिद्ध भी होती है कि व्यक्ति जब ओरिजिनल क्राइम सीन को देखता है तो उसके अंदर एक इमोशंस डेवलप होती है, जनरेट होती है और उसका प्रभाव उसमें पड़ता है, जो मस्तिष्क में एक मजबूत छाप बनाती है, जिससे सूचना लंबे समय तक स्मृति में जमी रहती है, बनी रहती है। एक तो ये बात। दूसरी बात वो कहते हैं अपराधी घटना का स्वरूप, जो क्राइम सीन हुआ ना, उसका जो नेचर है, वास्तविक होने से प्रत्यक्षदर्शियों को यह अनुभव होने लगता है कि जो वो बात बताएंगे उसका कोई ना कोई फायदा होने वाला है, कहीं ना कहीं किसी की मदद होने वाली है। लैब में ऐसा नहीं होता है। लैब में तो जो चश्मदीद होता है वो आश्वस्त होता है कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और वहां पर और असली क्राइम सीन में यही एक अंतर हो जाता है। तो ये दो मुख्य बिंदु थे और मुझे इनमें थोड़ी सी सच्चाई भी लगती है कि ओरिजिनल क्राइम सीन और एक मैनिपुलेट किया हुआ क्राइम सीन लैब की सिचुएशन में, चश्मदीद जब दोनों को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद जब वो रिपोर्ट करता है दोनों को, तो उसके रिपोर्ट में थोड़ा अंतर तो मिलेगा ही। ये मेरे संदर्भ है, रेफरेंसेस हैं। इन रेफरेंसेस के साथ मैंने एक, आप देखेंगे राइट के बॉटम कॉर्नर में हेल्पलाइन नंबर्स मैंने डाले हैं। पुलिस हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, वुमेन हेल्पलाइन है, ट्रैफिक हेल्पलाइन है। इनको आप याद रखें, पता नहीं कौन सा नंबर कब काम आ जाए। खैर, आपको अगर प्रत्यक्षदर्शी स्मृति के बारे में और अधिक जानना है तो इनको जरूर आप रेफर कीजिए। और अगली हमारी परिचर्चा होगी सांख्यिकी एक परिचय।
दोस्तों, मेरे कंटेंट्स और प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है औरों को बताएं, और कुछ कमी लगती है आप मुझे बताएं। आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है जो आप समझते हैं कि इसका जवाब मैं दे सकता हूं, तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। धन्यवाद दोस्तों।